नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ। ये वीडियो बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के वेक्टर का कंसेप्ट, ईसीजी इलेक्ट्रोड के रिकॉर्डिंग के प्रिंसिपल्स और ईसीजी पेपर के बारे में जानेंगे। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर साइनोएट्रियल और एसए नोड होता है। एसए नोड में ही हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है, इसीलिए इसे नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोला जाता है। एसए नोड से 3 इंटरनोडल बंडल्स अराइज होते हैं, जो एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर इंटरनोडल बंडल्स होते हैं। इंटरनोडल बंडल्स इम्पल्स को एवी नोड तक कंडक्ट करने के साथ साथ राइट एट्रियम को एक्टिवेट करते हैं। एसए नोड से और एक बंडल अराइज होता है जो लेफ्ट एट्रियम को इम्पल्स कंडक्ट करता है। इस बंडल को बैकमैन्स बंडल भी बोला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बैकमैन्स बंडल थोड़ा लंबा होने से इम्पल्स को लेफ्ट एट्रियम तक पहुंचने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसीलिए लेफ्ट एट्रियल एक्टिवेशन राइट एट्रियल एक्टिवेशन से थोड़ा पीछे चलता है। ये कंसेप्ट नॉर्मल और एबनॉर्मल पी वेव फॉर्मेशन को समझने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर और एवी नोड। एवी नोड इम्पल्स के लिए चेक पॉइंट की तरह होता है। एवी नोड से कंडक्शन इतना स्लो होता है कि इसके लिए 90 मिलीसेकंड्स लग जाते हैं। इसे एवी नोडल डिले कहा जाता है। एवी नोड बंडल ऑफ हिस में कंटिन्यू होता है, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच के फाइब्रस टिश्यू प्लेट को पियर्स करता है। ये फाइब्रस टिश्यू प्लेट इंसुलेशन की तरह होती है और इम्पल्स को सिर्फ बंडल ऑफ हिस से पास होने देती है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लेफ्ट सब एंडोकार्डियल एरिया में बंडल ऑफ हिस राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेस में डिवाइड होता है। कंडक्शन सिस्टम के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के लेफ्ट सब एंडोकार्डियल एरिया में होने के कारण वेंट्रिकुलर एक्टिवेशन लेफ्ट से राइट की तरफ होता है। ये कंसेप्ट फिजियोलॉजिकल क्यू वेव फॉर्मेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट बंडल ब्रांच ट्री एंड ब्रांचेस पैटर्न में डिवाइड होते हुए 2 डिविजन्स और फेसिकल बनाती है। एंटीरियर डिवीजन लेफ्ट वेंट्रिकल के एंटीरियर एंड सुपीरियर वॉल को इम्पल्स कंडक्ट करती है और इसके कंडक्शन का डायरेक्शन कुछ इस तरह होता है। पोस्टीरियर डिवीजन लेफ्ट वेंट्रिकल के पोस्टीरियर एंड इंफीरियर वॉल को इम्पल्स कंडक्ट करती है और इसके कंडक्शन का डायरेक्शन कुछ इस तरह होता है। एंटीरियर और पोस्टीरियर डिवीजन के कंडक्शन के डायरेक्शन का कंसेप्ट फेसिकुलर ब्लॉक के ईसीजी चेंजेस को समझने में हेल्प करता है। वेंट्रिकुलर वॉल के एंडोकार्डियल सरफेस के जस्ट नीचे डिविजन्स और बंडल ब्रांचेस पर्किंजे फाइबर्स में डिवाइड होती है, जो ट्रांसम्यूरली एंडोकार्डियल सरफेस से एपिकार्डियल सरफेस की तरफ ट्रैवल करते हैं। इसी के साथ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट का टॉपिक पूरा होता है। वेक्टर के कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हार्ट में हजारों मायोकार्डियल सेल्स होते हैं। हर एक मायोकार्डियल सेल की अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। अगर ईसीजी मशीन हर मायोकार्डियल सेल के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करे तो ईसीजी जिगजैग लाइंस का नॉन कंप्रेहेंसिबल पैटर्न होगा। लेकिन ईसीजी मशीन मायोकार्डियल सेल के इलेक्ट्रिकल फोर्सेस के वेक्टर को रीड करती है, इसीलिए एक हार्ट बीट के लिए एक ही ईसीजी कॉम्प्लेक्स होता है। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि वेक्टर होता क्या है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स को याद करें तो याद आएगा कि वेक्टर के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। वेक्टर के प्रिंसिपल्स इलेक्ट्रिकल या अदर कोई भी टाइप के फोर्स के लिए सेम होते हैं। सो हम वेक्टर के कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने रास्ते पे किसी कार को उससे आगे चल रही बाइक को डैश करते हुए देखा ही होगा। इस सिचुएशन में बाइक की स्पीड सडनली बढ़ जाती है और इम्बैलेंस से बाइक गिर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डैश के बाद कार और बाइक के फोर्सेस ऐड होके रिजल्टेंट वेक्टर बनाते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड कार और बाइक के फोर्सेस का समेशन होता है और इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। मतलब अगर फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही होता है और मैग्नीट्यूड ओरिजिनल फोर्सेस का समेशन होता है।
ब्लू टीम और येलो टीम के बीच एक टग ऑफ वॉर की गेम को इमेजिन करते हैं, जिसमें दोनों टीम में 3 प्लेयर है और सभी प्लेयर इक्वल स्ट्रेंथ के हैं। रोप पे बहुत सारा फोर्स अप्लाई होने के बाद भी रोप की कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ब्लू टीम और येलो टीम के फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के होंगे और दोनों फोर्सेस एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। इसीलिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होगा। अगर ब्लू टीम में एक प्लेयर ऐड कर दिया जाए तो अभी रोक की थोड़ी मूवमेंट ब्लू टीम की तरफ दिखाई देगी। इस सिचुएशन में येलो टीम का फोर्स तो सेम रहेगा, बट ब्लू टीम का फोर्स फ्रैक्शनली बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर ब्लू टीम की तरफ डायरेक्टेड होगा और इसका मैग्नीट्यूड ब्लू फोर्स माइनस येलो फोर्स इतना होगा। मतलब अगर फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन लार्जर फोर्स के डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड ओरिजिनल फोर्सेस का सब्ट्रैक्शन होगा। आपने हैंडबोट तो देखी ही होगी। हैंडबोट के लेफ्ट पिडल को अगर घुमाया जाए तो बोट सामने बढ़ेगी बट थोड़ा राइट को स्वे करेगी। सो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर राइट पिडल को घुमाया जाए तो बोट सामने मूव होगी लेकिन थोड़ा लेफ्ट को स्वे करेगी। सो फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। अगर दोनों पिडल एक साथ घुमाए जाए तो बोट लेफ्ट या राइट को स्वे ना होते हुए सीधा सामने मूव करेगी और बोट की मूवमेंट पहले दोनों एग्जाम्पल से ज्यादा होगी। ये इसलिए होता है कि रिजल्टेंट वेक्टर सीधा सामने की तरफ डायरेक्टेड होता है और मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस से ज्यादा होता है। इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि अगर फोर्सेस डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ओरिजिनल फोर्सेस से अलग होता है, लेकिन ये डायरेक्शन लार्जर फोर्स की तरफ इंक्लाइन होता है और रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस से बड़ा होता है, लेकिन ये ओरिजिनल फोर्सेस का सिंपल समेशन नहीं होता। ये कंसेप्ट्स ईसीजी में कैसे अप्लाई होते हैं? हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्स का वेक्टर सभी फोर्सेस का सिंपल समेशन नहीं होता। जो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो एक दूसरे को कैंसल करते हैं। लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में मस्कुलेचर ज्यादा होने से इलेक्ट्रिकल इंपल्स का वेक्टर का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड होता है। वेक्टर का डायरेक्शन कंडक्शन ब्लॉक या हार्ट चेंबर हाइपरट्रॉफी और एट्रोफी जैसी पैथोलॉजिकल कंडीशंस में चेंज हो सकता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड हार्ट मसल के हाइपरट्रॉफी या एट्रोफी की आइडिया दे सकता है। ईसीजी लीड के रिकॉर्डिंग के प्रिंसिपल्स के बारे में जानते हैं। इसके 3 बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं। अगर वेक्टर ईसीजी लीड के पॉजिटिव पोल की तरफ लीड एक्सिस से पैरेलल डायरेक्टेड हो तो ईसीजी में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर वेक्टर का डायरेक्शन पॉजिटिव पोल से अवे और लीड एक्सिस से एग्जैक्टली अपोजिट हो तो ईसीजी में नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। अगर वेक्टर का डायरेक्शन लीड एक्सिस को परपेंडिकुलर हो तो ईसीजी में इक्विफेजिक डिफ्लेक्शन मिलेगा। इक्विफेजिक का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वेक्टर का डायरेक्शन इन तीनों डायरेक्शन में से नहीं होगा। ऐसे में ईसीजी लीड में क्या डिफ्लेक्शन मिलेगा? इसे समझने के लिए एक लीड एक्सिस को परपेंडिकुलर वेक्टर लेते हैं जो इक्विफेजिक डिफ्लेक्शन बनाएगा। अगर इस वेक्टर को पॉजिटिव पोल की तरफ मूव करते रहे तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा और अल्टीमेटली कंप्लीट पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। सिमिलरली अगर एक परपेंडिकुलर वेक्टर को नेगेटिव पोल की तरफ मूव करते जाए तो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा और अल्टीमेटली कंप्लीट नेगेटिव डिफ्लेक्शन मिलेगा। आई होप कि वेक्टर का लीड एक्सिस के रिलेशन में डायरेक्शन ईसीजी डिफ्लेक्शन को कैसे डिटरमाइन करता है ये आपको समझ आ गया होगा। नॉर्मल ईसीजी में क्यूआरएस वेक्टर फ्रंटल प्लेन में लीड 2 और हॉरिजॉन्टल प्लेन में लीड V5 की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसीलिए ये दो लीड्स में आर वेव एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है। बट सवाल ये है कि लीड V5 का लीड एक्सिस हार्ट के सेंटर से क्यों आ रहा है? लीड V5 और बाकी प्रिकॉर्डियल लीड्स का नेगेटिव पोल कहाँ होता है? चलिए इसका आंसर जानते हैं। सभी प्रिकॉर्डियल लीड्स के नेगेटिव पोल को न्यूट्रल और इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड बोला जाता है। ये इलेक्ट्रोड राइट आर्म, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन से बनता है।
इस इलेक्ट्रोड की पिक्युलरिटी ये है कि इसका पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंस जीरो होता है, और इसीलिए इस इलेक्ट्रोड को जहां पोटेंशियल जीरो होता है, जो कि सेंटर ऑफ हार्ट होता है, वहां प्लेस्ड अज्यूम कर सकते हैं। चलिए ईसीजी पेपर को डिटेल में जानते हैं। ईसीजी पेपर, ये जो हम स्कूल में ग्राफ पेपर यूज करते थे, उसके जैसा ही होता है। इसके दो एक्सिस होते हैं। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल होता है और ईसीजी वेव की ड्यूरेशन को दर्शाता है। वाई एक्सिस वर्टिकल होता है और ईसीजी वेव के एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। ईसीजी पेपर में 1 mm के स्मॉल स्क्वायर और 5 mm के लार्ज स्क्वायर होते हैं। एक स्मॉल बॉक्स एक्स एक्सिस पे 40 मिलीसेकंड दर्शाता है और वाई एक्सिस पे 0.1 मिलीवोल्ट दर्शाता है। वही एक लार्ज बॉक्स एक्स एक्सिस में 200 मिलीसेकंड और वाई एक्सिस पे 0.5 मिलीवोल्ट दर्शाता है। हमने जो वैल्यूज अभी डिस्कस की वो सिर्फ तभी सही होगी जब एक्स एक्सिस पे कैलिब्रेशन 25 mm पर सेकेंड और वाई एक्सिस पे कैलिब्रेशन 10 mm पर मिलीवोल्ट होगा। कैलिब्रेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ये समझते हैं। जब एक्स एक्सिस पे कैलिब्रेशन 25 mm पर सेकेंड होता है, तो इसका मीनिंग ये है कि एक्स एक्सिस पे 25 mm से एक सेकेंड यानी 1000 मिलीसेकेंड बनते हैं। सो एक्स एक्सिस में 1 mm का स्मॉल बॉक्स 1000 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 40 मिलीसेकेंड का होता है, और एक लार्ज बॉक्स 40 इंटू 5 इज इक्वल टू 200 मिलीसेकेंड का होता है। अगर एक्स एक्सिस का कैलिब्रेशन 12.5 mm पर सेकेंड कर दिया जाए, तो वन स्मॉल बॉक्स 80 मिलीसेकेंड और एक लार्ज बॉक्स 400 मिलीसेकेंड का होता है। वही अगर एक्स एक्सिस का कैलिब्रेशन 50 mm पर सेकेंड कर दिया जाए, तो एक स्मॉल बॉक्स 20 मिलीसेकेंड और एक लार्ज बॉक्स 100 मिलीसेकेंड दर्शाता है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे नॉर्मली यूज कैलिब्रेशन 10 mm पर मिलीवोल्ट होता है। इसका मतलब वाई एक्सिस पे 10 mm 1 मिलीवोल्ट रिप्रेजेंट करता है। मतलब वन स्मॉल बॉक्स 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू 0.1 मिलीवोल्ट दर्शाता है, और एक लार्ज बॉक्स 0.1 इंटू 5 इक्वल टू 0.5 मिलीवोल्ट दर्शाता है। अगर वाई एक्सिस कैलिब्रेशन 5 mm पर मिलीवोल्ट कर दिया जाए, तो वन स्मॉल बॉक्स 0.2 मिलीवोल्ट और वन लार्ज बॉक्स 1 मिलीवोल्ट दर्शाता है। अगर कैलिब्रेशन 20 mm पर मिलीवोल्ट कर दिया जाए, तो वन स्मॉल बॉक्स 0.05 मिलीवोल्ट और वन लार्ज बॉक्स 0.25 मिलीवोल्ट दर्शाता है। चलिए इस ईसीजी के लीड 1 में पी वेव का ड्यूरेशन और आर वेव का एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करते हैं। पी वेव 2 स्मॉल बॉक्सेस वाइड है, सो पी वेव का ड्यूरेशन होगा 40 इंटू 2 दैट इज 80 मिलीसेकेंड। आर वेव 8 स्मॉल बॉक्सेस टॉल है, इसका मतलब आर वेव एम्पलीट्यूड होगा 0.1 इंटू 8 इक्वल टू 0.8 मिलीवोल्ट। चलिए अभी मैं आपसे कुछ सवाल करता हूँ। क्या आप मुझे इस ईसीजी के लीड 2 के आर वेव का एम्पलीट्यूड बता सकते हैं? आपका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मेरा दूसरा सवाल है कि ये सर्कल में जो चीज है वो क्या है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आंसर नहीं पता तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मल ईसीजी के वेव्स, सेगमेंट्स और इंटरवल्स के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।